बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे हॉलमार्क ऑफ द कैंसर। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं कि वो सेल में पाई जाती हैं जो देखने से पता लग जाता है कि वाकई सेल इसमें कैंसर है, ये कैंसरस सेल है। तो उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हमने एक-एक को डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। उनमें से आज एक करैक्टरिस्टिक को हम डिस्कस करेंगे। पहले जो डिस्कस की उनमें क्या था कि सेल सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, मतलब खुद ब खुद ही ग्रो करता रहता है, नंबर 1। नंबर 2, इन्हिबिटरी ग्रोथ सिग्नल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। हर एक की हमने इंडिविजुअल डिटेल डिस्कस कर ली है। आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैंसर सेल की एक खसूसियत ये भी है कि वो अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ता है, इन्वेड करता है, मैट्रिक्स से गुजरता हुआ वेसल्स के थ्रू फैलता-फैलता किसी दूसरे टिश्यू में जाके सेटल हो जाता है, वहाँ पे फैल जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इन्वेजन एंड द मेटास्टेसिस। ठीक हो गया? ये चीज़ हमने याद रखनी है। अब ये होता कैसे है प्रोसेस, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस कैसे होती है, इसको आज हमने डिस्कस करना है अच्छे से। सबसे पहले इसका एक रफ आइडिया जो फ्लो चार्ट अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सेपरेट हीमोटेंजियस सेपरेट कैसे होती है, उसका फ्लो चार्ट वो बता देता हूँ। फिर उसके बाद इंडिविजुअल माइक्रो लेवल पे डिटेल इसकी जो बुक में लिखी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब खुद देखें, ट्यूमर है एक टिश्यू के अंदर पड़ा हुआ। अब इसने अगर जाना है तो दूसरी जगह पे फैलने के लिए ये क्या रास्ता कौन सा इख्तियार कर सकता है? या तो लिम्फेटिक्स के थ्रू फैल सकता है, या बॉडी कैविटीज़ के थ्रू, या ब्लड के थ्रू। हम देखेंगे फिलहाल, लेट्स सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि ब्लड के थ्रू होता हुआ यहाँ से इसके पार्ट कुछ डिटैच होंगे इस ट्यूमर के, इस टिश्यू से। यहाँ से निकलेंगे, नियर बाई ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे, वहाँ से मूव करते करते किसी और टिश्यू में जाके वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। ठीक है जी, दिस इज़ इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखें कि एक तो ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, सीरीज ऑफ स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब ट्यूमर सेल वहाँ से डिटैच होकर ब्लड सर्कुलेशन में गए तो अब रिस्क है ना वहाँ पे इनके लिए कि वहाँ पे अपोप्टोसिस हो सकती है इनकी, शीयर स्ट्रेस है वहाँ पे इम्यून सिस्टम इनको अटैक कर सकता है। ठीक है जी। दूसरी बात, नए माइक्रो इन्वायरमेंट में जाना है, एक टिश्यू को छोड़ा है, वहाँ पे पीएच, वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ पे मेटाबोलाइट्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे और तरह के थे, दूसरी जगह पे और तरह के हो रहे हैं, तो वहाँ पे इनका सर्वाइव करना भी डिफिकल्ट है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पहली बात यहाँ पे ये याद रखनी है, सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर होता है। अब इम्पोर्टेंट बात है ये याद रखनी है, जब भी पहले तो एक लोकल मैप बना के बताता हूँ मैं कि किस तरीके से ये स्प्रेड होता है। फिर दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब भी ये स्प्रेड होनी है ना, 3-4 बातों का ख्याल रखना है। अगर ये बातें दिन में रहेंगी तो आसानी से सारा याद रहेगा। सबसे पहले कि टिश्यूज़ का, यानी ट्यूमर सेल्स का एक टिश्यू से निकलना, फिर ब्लड के थ्रू इनका मूव करना। जब ये इस निकलने से मूव करने तक 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहले तो सेल सर्वाइव करता जाए, मतलब अगर ग्रो करता है वहाँ से टिश्यू को छोड़ता है, मैट्रिक्स में से होता हुआ ब्लड तक जाए, तो ये ग्रो खुद करे, इसकी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, सस्टेन। ये ना हो कि रास्ते में ही डेथ हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, सर्वाइव करके अगर ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया है तो ब्लड वेसल्स में शीयर स्ट्रेस है, रगड़ है, ठीक है, वहाँ पे इम्यूनिटी अटैक कर सकती है, फिर इससे बचे। नंबर 2, अगर इसने दूसरे टिश्यू में जाना है तो पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए, एक टिश्यू से निकल के दूसरे टिश्यू में सेटल होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर है। सबसे पहले सेल ग्रो करे, नंबर 1। नंबर 2, इन्वेड करे। नंबर 3, इम्यूनिटी वगैरह हीयर स्ट्रेस से, अपोप्टोसिस से बचे। ठीक है, नंबर 3। नंबर 4 ये है कि अगर ये सेटल होता है, अब स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर जाके सेटल हो, इसके लिए इंतज़ाम हो। मतलब अब मैं कहता हूँ कि एक कार्सिनोमा है, एक टिश्यू में ए में है, लेट्स सपोज, अब यहाँ से ये फैल के बी में ही जाएगा, सी में नहीं जाता। क्यों? कोई ना कोई वजह तो होगी ना। तो स्पेसिफिक इंतज़ाम होता है इस सेल्स के लिए कि दूसरे सेल्स के अंदर ये जाके फैल सके। फिर दूसरी बात, जब ये अपने रिस्पेक्टेड साइट पे पहुँच गया, रिस्पेक्टिव साइट पे अपनी पे पहुँच गया, लेट्स सपोज ए से बी में जाना था, तो अब वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए इसके लिए सर्वाइवल का इंतज़ाम होना ज़रूरी है। अगर ये 4-5 कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ये स्प्रेड कर सकता है। कौन कौन सी, अगेन बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली कि सेल ग्रो करना चाहिए सेल को, ठीक है, ये ना हो कि रास्ते में मर जाए। नंबर 2, जब ये सर्कुलेशन में पहुंचे तो सर्वाइव करना चाहिए, इसको इम्यूनिटी से बचना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 क्या है कि स्पेसिफिक इंतज़ाम मौजूद हो, कुछ सिग्नल मौजूद हो जो इसको जिस टिश्यू में इसने जाके पहुंचना है उसकी तरफ खींच के ले जाए। फिर उसके बाद जब ये टिश्यू में पहुंचे, जिस टिश्यू में पहुंचना है, रिस्पेक्टिव टिश्यू में पहुंच के वहाँ पे ये सर्वाइव भी करे, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट पहले टिश्यू से डिफरेंट है, तो वहाँ पे ये सर्वाइव भी करने का इंतजाम होना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले लोकल मैप कि कैसे एक टिश्यू से निकल के दूसरे टिश्यू में पहुंचने से कौन किन किन रास्तों से गुजरता है। ये मैप हमने बनाना होता है, दिस इज कॉल्ड हीमोटेंजियस स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। फिर इसकी माइक्रो डिटेल देखते हैं। अब देखिए, आप ऐसे ज्यूम करें कि एक टिश्यू है, दूसरे टिश्यू के, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के दरमियान कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। आप ऐसे ज्यूम करें एक टिश्यू में, लेट्स सपोज मैं ट्यूमर सेल हूँ तो खड़ा हूँ, तो क्या होता है, एक टिश्यू है मेरे,
टिश्यू के बाहर क्या होता है सारा एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो इसको टिश्यू से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी टिश्यू की मेम्ब्रेन को रप्चर करना पड़ेगा। टिश्यू के ऊपर लेमिना होता है ना, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में आएगा। मैट्रिक्स है, उसको डिग्रेड करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, उसमें से गुजरना पड़ेगा। ठीक है जी, नंबर 2। नंबर 3, जब मैट्रिक्स इस टिश्यू है, टिश्यू के बाहर क्या पड़ा हुआ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के साथ क्या पड़ी हुई है ब्लड वेसल्स पड़ी हुई है। अब ब्लड वेसल्स की क्या है कि सेंटर में ल्यूमन है, एक किनारा उस वेसल्स का इस तरफ है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की तरफ, दूसरा किनारा दूसरे टिश्यू की तरफ है, ऐसे ही है ना। फिर दोबारा बता रहा हूँ कि टिश्यू है, टिश्यू के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ पड़ी हुई है ब्लड वेसल। मैट्रिक्स वेसल के दूसरी साइड पे, क्योंकि अगला टिश्यू है उसका भी तो मैट्रिक्स होगा ना, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। तो टिश्यू के बाद दोबारा एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट टिश्यू आता है। तो अगेन अगर एक टिश्यू से निकल के मैं दूसरे टिश्यू में जा रहा हूँ तो मुझे किन किन स्ट्रक्चर को क्रॉस करना पड़ रहा है। टिश्यू से बाहर फौरी तौर पे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, इसमें से गुजरना पड़ रहा है। फिर एक किनारा, एक दीवार जो है ब्लड वेसल की, उसको क्रॉस करना पड़ रहा है। फिर ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल आ जाता है वो। फिर ल्यूमन के बाद दूसरा किनारा जो ब्लड वेसल का, जैसे अब एक कमरा है, लेट्स सपोज एक ऐसे समझ लें कि एक कमरे के दोनों दीवारों में दरवाज़ा है। ठीक है, एक तो एग्जिट गेट है, एंट्री गेट है, वहाँ से निकले कमरे के अंदर गए, एग्जिट गेट से बाहर निकले। बिल्कुल यही काम वेसल के अंदर हो रहा है। एक दीवार के थ्रू रप्चर करके मेम्ब्रेन वेसल के ल्यूमन में दाखिल हुआ, फिर दूसरी दीवार की मेम्ब्रेन को रप्चर करके बाहर निकल गया, ऐसे होता है। अब उसके बाद जब बाहर निकलेगा तो अब फौरी तौर पर टिश्यू में थोड़ी दाखिल होगा। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स तो बाहर पड़ा, वेसल के दूसरी साइड पे भी पड़ा एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, देन अदर टिश्यू उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर करना, फिर टिश्यू में जाना, फिर वहाँ पे सेटल होना। तो ऐसे होता है। तो स्प्रेड कैसे होती है? सबसे पहले ब्रीच इन द मेम्ब्रेन ऑफ द टिश्यू, नंबर 2 डिग्रेडेशन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, क्योंकि उसके फौरी बाहर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है। फिर ब्रीच इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द वेसल, ये हो गया। फिर इसके बाद एंट्री इनटू द ल्यूमन, ल्यूमन के बाद अगेन ब्रीच इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द वेसल, फिर अगेन डिग्रेडेशन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, फिर अगेन ब्रीच इन द मेम्ब्रेन ऑफ द टिश्यू, फिर मेम्ब्रेन के टिश्यू के अंदर जाके सेटल हो जाता है। ये एक रफ सा फ्लो चार्ट था जो बता दिया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी डिटेल। अब इस सारे प्रोसेस को ना मैक्रो लेवल पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, और दूसरा होता है डिससेमिनेशन, वास्कुलर डिससेमिनेशन, यानी वेसल्स के थ्रू फैल जाना, ब्लड के थ्रू दूसरी जगह पे पहुंच जाना। तो सबसे पहले तो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को बार बार डिग्रेड कर रहा है ना, यानी यहाँ जाते वक्त भी ब्लड वेसल से निकल के फिर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को डिग्रेड करके टिश्यू में दाखिल होता है ना। तो 2 ही स्टेप हमने बना लिए, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डिग्रेडेशन और दूसरा क्या होता है वास्कुलर डिससेमिनेशन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि मैट्रिक्स को लेट्स सपोज टिश्यू से निकलेगी, फौरी तौर पर मैट्रिक्स को कैसे डिग्रेड करेगा। अब अगर इसने टिश्यू से निकलना है ना, नंबर 1 तो पहले तो अपने ओरिजिनल टिश्यू से, ट्यूमर सेल से, इसको ट्यूमर से अलग होना पड़ेगा थोड़ा सा। सारा ट्यूमर तो नहीं जाता, ऐसे होता है उधर भी पड़ा है और कुछ पार्ट उसका अलग होकर होता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि सेल को आज़ाद होना चाहिए। अगर सेल जुड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा दूसरे सेल के साथ जुड़ के, तो क्या निकल सकेगा भाई? जवाब है नहीं, कभी भी नहीं। तो इसके लिए क्या होता है लूजनिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द ट्यूमर सेल विद द रेस्ट ऑफ द ट्यूमर सेल, ट्यूमर सेल इंटरेक्शन कम हो जाती है सबसे पहले। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि नॉर्मली एक ट्यूमर सेल दूसरे ट्यूमर सेल के साथ वेरियस फैक्टर्स के थ्रू जुड़ा होता है, जैसे कि ई के एडहेरेंट के थ्रू जुड़ा हुआ है, फाइब्रिन है, लेमिनिन है, कोलेजन है। अब मेन काम क्या होता है इसमें कि ई के एडहेरेंट का जीन जो होता है ना, उसकी साइलेंसिंग हो जाती है, यानी कि उसकी एक्टिविटी डाउन रेगुलेशन हो जाती है। ई के एडहेरेंट बनती नहीं, और ई के एडहेरेंट का जो जीन है उसकी साइलेंसिंग हो जाती है, यानी उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। जब वो इनएक्टिव हो जाता है तो ई के एडहेरेंट का लेवल कम हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज EMT। इसको कहते हैं एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन, यानी कि जब जीन जो होता है ई के एडहेरेंट का, उसकी एक्टिविटी कम होती है, तो वो चीज़ें जो एपिथेलियल सेल को चाहिए थी वो बनानी कम कर देता है, जो मेसेनकाइमल सेल को चाहिए वो बनानी ज़्यादा कर देता है। क्योंकि अब ये ट्यूमर सेल है ना, जो मेसेनकाइम की तरह इसने बिहेव करना है। तो होगा क्या, ई के एडहेरेंट एपिथेलियल सेल के लिए ज़रूरी थी एक जगह पे रोक के रखने के लिए। ई के एडहेरेंट का लेवल कम होगा तो कनेक्शन इसका ख़त्म हो जाएगा साथ वाले सेल के साथ से, ये फ्री हो जाएगा। वाइमेंटिन और एक्टिन का लेवल बढ़ेगा क्योंकि वो मेसेनकाइमल सेल है। क्योंकि फिनोमेना इज कॉल्ड EMT, इज एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन। यहाँ से निकल गया, ले जी आज़ाद हो गया। अब ये दूसरा काम क्या होता है डिग्रेडेशन ऑफ द मैट्रिक्स। अब जैसे ये बाहर निकला, इसको मैट्रिक्स नजर आया, तो ये क्या करेगा, गुस्सा आएगा, इसको एंजाइम रिलीज करना शुरू कर देगा, कोलेजनेसिस, प्रोटिएसिस, कैथेप्सिन, ठीक है जी, इलास्टिसिस। इसकी वजह से क्या होगा, मैट्रिक्स डिग्रेड हो जाएगा। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो मैट्रिक्स डिग्रेडेशन में क्या होता है कि अब इसने उनमें से गुजरना है ना, तो कुछ जो रिमॉडल्ड पड़ा हुआ है मैट्रिक्स उसके साथ थोड़ी देर के लिए अटैच होगा, क्योंकि रुकेगा ना कुछ थोड़ी देर के लिए। अटैचमेंट ऑफ द सेल विद द रिमॉडल्ड
मैट्रिक्स। अब नॉर्मली क्या होता था कि जो अरेंजमेंट होता है ना मैट्रिक्स के साथ सेल का, वो ऐसे होता है कि जो ये ट्यूमर सेल इसकी सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रोनेक्टिन और लैमिनिन, इनको कलेक्टिवली कहते हैं इंटेग्रिन्स। ये जाके जुड़ती है लैमिनिन, दूसरी तरफ लैमिनिन से जुड़ती है, फाइब्रोनेक्टिन कोलेजन से जुड़ती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की। नॉर्मली बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ सेल का कॉन्टैक्ट होता है और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ दूसरी साइड पे कनेक्ट होता है। जब तक ये कनेक्शन एस्टेब्लिश रहता है सेल सर्वाइव करता रहता है। जैसे ये कनेक्शन डिसरप्ट होता है नॉर्मली तो सेल की हो जाती है अपोप्टोसिस से डेथ। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, मैट्रिक्स के साथ ये डिटैच हो गया, डिग्रेड भी कर रहा है मैट्रिक्स को, तो इसकी अपोप्टोसिस से डेथ नहीं होती। मैंने पहली बात बता दी थी, सेपरेट होने के लिए पहली बात तो ये ज़रूरी है कि ट्यूमर सेल खुद सर्वाइव करे, ठीक है। तो अब क्या होगा, खैर अब मेन बात बता दी। मेन बात ये होगी कि ये क्या करेगा, अटैच हो जाएगा फाइब्रिन, इंटेग्रिन और लैमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन के थ्रू कोलेजन के साथ अटैचमेंट होगी। रिमोडल्ड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ कुछ देर के लिए अटैच हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनकोइस, इसको कहते हैं विदाउट होम, ठीक है जी। यानी कि उसका कोई घर नहीं है, जो निकला हुआ बेतुका सा घूमता फिरता आके मैट्रिक्स के साथ अटैच हो गया वक्ती तौर के लिए। फिर उसके बाद यहाँ से ये गुजरना शुरू कर देगा, वेसल की तरफ मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड एज इन्वेजन। इसके लिए ग्रोथ फैक्टर चाहिए। ग्रोथ फैक्टर ये जो जहाँ से गुजर रहा है वहाँ पे स्टोमल सेल पड़े हैं टिश्यू के, कुछ वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ये खुद ऑटोक्राइन पहुँच जाता है, यानी खुद ही ग्रोथ फैक्टर सिंथेसाइज करता है जो खुद ही इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो ये करता करता वेसल तक पहुँच गया। तो ये हमने देख लिया कि मैट्रिक्स को किस तरह इसने डिग्रेड किया। अब आ जाती है बात वेसल के अंदर वास्कुलर डिसेमिनेशन। इसमें क्या होता है कि ये वेसल की एंजाइम रिलीज़ करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच करके ल्यूमन में दाखिल हो गया। अब वही बात आ गई, मैंने कहा था कि स्प्रेड करने के लिए ज़रूरी क्या था कि वेसल के अंदर शीयर स्ट्रेस है, एपोप्टोसिस इसकी हो सकती है, इसको इम्यून सिस्टम अटैक कर सकता है। अब इसने बचना है इनसे, तो ये क्या करता है, अब खुद ही देखें इत्फाक में बरकत है, अगर अकेला रहेगा तो इसके डिस्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा है। ये क्या करता है, दूसरी चीज़ों के साथ जुड़ जाता है और जुड़ के चलने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं इंटरेक्शन। अगर तो अपने ट्यूमर सेल दूसरे ट्यूमर सेल के साथ जुड़ जाता है तो दिस कॉल्ड होमोटिपिक इंटरेक्शन, होमोटाइप इंटरेक्शन। हेट्रोटाइप इंटरेक्शन हो सकती है कि अगर ये प्लेटलेट के साथ जुड़ गया, स्टेम सेल्स के साथ जुड़ गया, जब ये जुड़ जाता है ना तो ये एक एम्बोलस की शक्ल इख्तियार कर लेता है और यहाँ से गुजरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। होमोटाइप इंटरेक्शन है हेट्रोटाइप इंटरेक्शन के थ्रू। इस तरीके से ये इम्यूनिटी से भी बच जाता है। इम्यूनिटी को लगता है प्लेटलेट का ही कोई पार्ट है, उसको कुछ नहीं कहती इम्यूनिटी, को गुजर जाता है आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया था ना कि पहले खुद ग्रो करें फिर इम्यूनिटी से बचे, ये सारे प्रोसेसेस देख लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ब्रेस्ट का कैंसर बोन में चला गया, क्यों ऐसा क्यों होता है, स्पेसिफिक टिश्यू में क्यों जाता है। इसकी दो रीज़न है। पहला फिनोमिना इसमें होता है कि एनाटॉमिकल लोकेशन एट द साइट, जो उसको नज़दीक सेल मिलता है या जहाँ पे ड्रेनेज हो रहा होता है ना ब्लड का, वो उसकी डायरेक्शन के अलाउंग ही जाता है। जैसे कि लेट्स सपोज कोलोन का कैंसर लिवर में चला जाता है, ठीक है। ब्रोंकाई का कैंसर जो है वो ब्रेन में एडिनल में चला जाता है। लेकिन दूसरी रीज़न क्या हो सकती है, उसकी तीन मैकेनिज्म है। जिस दूसरा फिनोमिना होता है ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म क्या होता है, ट्रोपिज्म का मतलब ये है कि एक सेल स्पेसिफिक टिश्यू में कैंसर है ना तो वो दूसरे स्पेसिफिक टिश्यू में ही जाता है, हर में नहीं फैल सकता। क्यों, इसकी रीज़न ये होती है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना इनके ऊपर होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, ठीक है जी, कुछ लाइगेंड्स होते हैं और उनके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो ख़ास टिश्यू में ही होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बाइंडिंग होनी होती है, इस वजह से वहीं पे जाते हैं। एक तो ये वजह। दूसरी वजह इनकी सरफेस पे कीमोकाइन्स रिसेप्टर होते हैं, ठीक है जी। कीमोकाइन्स रिसेप्टर जो होते हैं इनको गाइड कर होता है स्पेसिफिक टिश्यू की तरफ, जैसे CCR7 CXCR4 इन द ब्रेस्ट कैंसर, जो इसको बोन की तरफ लेके जा रहे होते हैं, ठीक हो गया। और लास्ट पे ये होता है कि कुछ टिश्यू फेवरेबल ही नहीं है इनके लिए, अगर वहाँ जाएंगे भी तो ग्रोथ हो नहीं सकती, इस वजह से वहाँ नहीं जाते, जैसे कि मसल और स्प्लीन नहीं करते, ठीक हो गया जी। ये बातें याद रखनी है। अब ये अपनी स्पेसिफिक साइट पे पहुँच के अब वहाँ पे नया इन्वायरमेंट है तो इनकी सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, इनके सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे ज़रूरी है ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो, साइटोकाइन रिलीज हो, ठीक है जी। तो ये खुद इन्फ्लेमेटरी सेल या जिस टिश्यू में गए उसके स्टोमल सेल हेल्प कर रहे होते हैं इनकी, इसके लिए, ताकि ये वहाँ पे टिक सके, इसकी ग्रोथ वहाँ पे अच्छी रहे। तो लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट है ना, जब ये बोन में जाता है तो अब वहाँ पे सेटल होने के लिए क्या करता है, PTRP पैराथॉर्मोन रिलेटेड प्रोटीन रिलीज़ करता है, जो कि रैंगल फैक्टर रिलीज़ करवाती है, वो बोन की डिग्रेडेशन करवाती है। जब बोन की डिग्रेडेशन होती है तो यहाँ से ट्रांसडेर्मल ग्रोथ फैक्टर बीटा TGF बीटा ट्रांस, ठीक है जी। और इसके बाद इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर निकलता है जो ट्यूमर की ग्रोथ करवाता है। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से ट्यूमर सेल एक जगह से निकलता है दूसरी जगह पर जाके सेटल होता है।